Hello, and welcome to another episode of Desi Fire podcast. I'm your host Ravi Handa. और आज मेरे साथ में for the first time probably on the show there is another Handa on the show. Welcome Ashu. Thank you. Ashu is my cousin और he is also one of those guys जिसने ये decide किया कि नहीं भैया बहुत हो गई नौकरी, अब और काम वाम नहीं होगा, पैसा पैसा बन गया है तो अब चिल मारते हैं. पिछले 2 साल हो गए ना तुमको, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल। दो ढाई साल से भाई साहब घर पे बैठे हैं. मैं कहा कि आओ बैठ के हम लोग उसी के बारे में बकर करते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि गेस्ट आते हैं, मेरे को आधे से ज्यादा उनकी कहानी पता नहीं होती है, बट यहाँ पे हमारी पुरानी रिलेशनशिप है तो मेरे को तो बहुत सारी इसकी स्टोरीज पता है. एंड आई डू बिलीव those stories will have some learnings for you as well. So we will start from that. Just to give you a brief introduction, Ashu is a CA and a PhD. और अब बुढ़ापे में आपके भाई साहब लॉ की डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हैं. कर चुका हूँ। अच्छा हो गया क्या? बस 2 साल में पहले ही कर चुका था सीए से। 2 साल बाद जॉब लग गई तो फिर यार जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती, तो इसलिए सोचा कि चलो अभी पढ़ सब हो गया, काम वाम आराम से बैठे, 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया जाए। ऑप्शन था, लिस्ट में देखा नाम है, आई एम स्टिल अ फॉर्मर स्टूडेंट, आई कैन स्टिल गिव 3rd ईयर, दे दिया एंड लकीली पास भी हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो सीए हो गया, सीएस हो गया। अच्छा सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएस आई डिड टुगेदर। CA, CS, PhD, and then LLB. Fair. But तुमने जब करियर अपना चालू किया था, तब ट्रेडिशनल नॉट रियली जॉइन द बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म ऑफ सॉर्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो रवि, हुआ क्या था जब सीए क्लियर किया तो 2 ऑप्शन बहुत प्रिवेलिंग थे। एक तो आप ऑडिट में जाइए, बिग फोर्स वर हायरिंग बिग टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट केपीओज वर पिकिंग स्टूडेंट्स, लाइक इन्फोसिस था और थे, बट ना अकाउंटिंग इतनी समझ नहीं आती। सीए करने का मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटिंग ही करोगे, ऑडिट ही करोगे, किसी न्यू लाइन में जाना था, कुछ नया सीखना था। तो इसलिए बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म में ऑप्शन मिला। मेरा एक फ्रेंड है मनीष, जो मेरे साथ स्कूल पास आउट किया, उसने एक कंपनी चालू की, रिसर्च इंडिया बोल के, जो भी काफी अच्छा कर रही है। तो उनके साथ ज्वाइन हुआ, उनके साथ काम किया, तो काम सीखा, नई चीजें सीखी, जैसे फाइनेंसिंग में। ऑडिट में तो इस लाइक कि आपने जितना पढ़ा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। फाइनेंसिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ऑप्शन always in life wanted to do something new. That's it. Fair. This would be what, late 2000s? 2006. 2006. Yes. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सैलरीज ये सीए की ऑडिट वाली बेटर रहती थी कि ये वाली बेटर रहती? So अभी salaries used to be same, कि पीएनजी भी आपको महीने का 20-25,000 30,000 तक पे करता था। फाइनेंसिंग कंपनीज भी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स यूज्ड टू पे गुड, लेकिन उसमें एक एक्सपीरियंस चाहिए होता था। तो वो एक्सपीरियंस इस बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म से आया। बट देन बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते करते लगा कि यार कॉर्पोरेट्स आर मच बेटर। आप बाहर से जितना भी कंसल्टिंग कर लीजिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के कंपनी को कितना भी एडवाइस कर लीजिए, मगर आप जब तक कंपनी के अंदर नहीं घुसोगे, आप कंपनी को समझ नहीं पाओगे अच्छे से। सो दैट माय आइडिया वाज कि कंपनी को समझ के कंपनी में कैसे बेटर किया जाए, कंप्लायंसेस कैसे बेटर की जाए, दैट वाज ऑलवेज इन द माइंड। सो आई मूव्ड टू दैट साइड। तो सैलरीज यूज्ड टू बी सेम एवरीवेयर। So it would be fair to say that it wasn't really a financial decision. It was more of what you wanted to do that drove that decision at that वेरी time. मच, वेरी मच सो। Fair. उसके बाद में फिर तुमने ये प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब के अंदर that's when you got- 2006 to 2011 बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म्स में काम किया, एक करी, फिर दूसरी बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म ज्वाइन करी, काफी ट्रैवल किया अक्रॉस इंडिया, बाहर जाने का मौका नहीं मिला उस टाइम पे। तो उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी नाउ आई हैव इनफ एक्सपीरियंस, बैंकर्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा था, अंडरस्टूड फाइनेंसिंग प्रॉपर्ली, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ कनेक्ट थे। देन आई जॉइंड अ स्टार्टअप, व्हिच इज मोर ऑफ अ स्टार्टअप। दे जस्ट रेज्ड some money from London Stock Exchange, और इंडिया में उनका मतलब नया ऑपरेशन था। They gave me an option saying कि भाई the work you were doing with us was good as consulting, why don't you come and join us? वहां से जर्नी चालू की कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। Okay. And then you moved on to the power wala. Infrastructure and power. So initially I started working in a renewable energy. Renewable energy was pretty new to the Indian system. उस टाइम पे ऐसा होता था कि बैंकर्स यूज्ड टू से कि बॉस हम 5-10 साल का लोन देंगे। इट वाज यूज्ड टू बी ट्रेडिशनल लोन, जो सब लोकल लालास उठाते हैं वो। बट देन वी न्यू कि अगर पावर सेक्टर है तो पावर सेक्टर में रेवेन्यूज इमीडिएटली नहीं आते, और आते हैं तो लंबे स्ट्रीम के होते हैं। तो बैंकर्स को समझाया कि भाई 20 साल का लोन दो, ज्यादा फाइनेंसिंग लगेगी, टेनर्स देख लो कैसे आप वर्कआउट करोगे, आप गवर्नेंस वर्कआउट कर लो, कंप्लायंसेस का ध्यान हम रखेंगे।
वो बैंकर्स को हमने श्योरिटी दी, तो वहाँ पे बैंकर्स ने खरीदा। आज की डेट में आप देखो मोदी इज़ ऑलवेज़ लाइक कि भाई सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, that was the base where I started working on. So good 7-8 years I worked for renewable energy. After that I moved to a company which was into thermal. Thermal coal-based power was under doldrums at that point of time when I joined around 2017. ऑलमोस्ट 11 साल हो गए थे, काफ़ी लोन ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ लोन रेज़ कर दिया था उस टाइम तक। और तब जाके ऐसा फ़ील आया कि यार बहुत चीज़ें सीख ली, बहुत कुछ कर लिया, अभी डिसीज़न्स लेने का टाइम है। या तो उस टाइम पे खुद का कुछ कर दे या फिर किसी का अच्छी ऐसी कंपनी को अच्छी पोज़ीशन पे जॉइन कर दे। सो आई गॉट द ऑप्शन टू बिकम द सीएफओ ऑफ द कंपनी। कंपनी वाज़ इन डोल्ड्रम्स बट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, पावर सप्लाई हो रही थी, क्रिटिकल एसेट था। तो आई गॉट अ ऑप्शन टू बिकम द सीएफओ, तो मैंने कहा चल लेट्स एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू इट। फेयर एनफ। मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो 10,000 करोड़ के लोन की बात कर रहा है भाई, यहाँ 1-2 करोड़ का लोन कैसे मिलता है, वो उसके लिए ही वो लोग जो है ना मेरे को 5 बार घुमा देते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने पहले मैं अभी बैंक के अंदर ही बैठा हुआ था, वही होम लोन का खिच-खिच करके आ रहा था। उसके अंदर आधा घंटा तो उन्होंने होप मेरा सर चाटा है व्हिच विल प्रोबेबली बी टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। ये 10,000 करोड़ का लोन कैसे मिलता है? सी 10,000 करोड़ का लोन सिर्फ़ एक लोन नहीं था। ये लोन चालू हुए 500 करोड़, 900 करोड़, 2600 करोड़ ऐसे कर के। लेकिन रवि एक बात समझनी पड़ेगी। मैं जब इस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में था तो एक सीएफओ आए थे हमारे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, जीएमआर ग्रुप से आए थे। उन्होंने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने कहा देख बेटा, सीधा कांसेप्ट है, अगर तुम एक छोटा लोन लेते हो ना तो बैंक तुम्हें कंट्रोल करता है। लेकिन अगर तुम बड़ा लोन लेते हो तो तुम बैंक को कंट्रोल करते हो। व्हिच इज़ वेरी ट्रू। अगर आप देखोगे तो एज़ रिटेल बैंक आप किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी ब्रांच में चले जाओ, 10 लोग बैठे होंगे, वही आपका एफडी भी खोल रहे होंगे, वही आपका लॉकर भी खोल रहे होंगे, वही आपका लोन प्रोसेस करेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट्स के लिए स्पेशलाइज़्ड ब्रांचेज़ हैं। वहाँ पे आपके स्पेशलाइज़्ड लोन के लिए इंफ्रा का अलग सेगमेंट है और फार्मा का अलग सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग सेगमेंट है। तो बैंक्स की जो अर्निंग्स है, वो आती कहाँ से है? वो लोन्स के इंटरेस्ट से ही आती है या प्रोसेसिंग फीस से आती है। आपके एफडी के इंटरेस्ट से उनको कुछ नहीं कमाया जाता, आपके सेविंग्स से उनको कुछ फ़ायदा नहीं है, बस लिक्विडिटी रहती है। तो इसलिए बैंक्स में क्या होता है, बड़ा लोन लेना ज़्यादा आसान है रेदर देन गोइंग फॉर स्मॉलर लोन्स। और बड़े लोन की क्या है ना, बैंक देखता है कि हाँ भाई एक्चुअली प्रमोटर में कितना जिगरा है प्रोजेक्ट लगाने का या उसकी बैकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने वो एस्टेब्लिश कर दी ना, they take call on promoters. They take call on projects implemented already by the promoters or by the suppliers whom the promoter has engaged. So, बड़ा लोन लेना comparatively आसान रहेगा। Okay, तो मैं कैन यू जस्ट टेल मी सो you know, you will not be घुसते ही हाउ डज़ द कन्वर्सेशन गो? सपोज़ मैं बैंक हूँ, तुम बैंक के अंदर जाते हो कि हम लोगों को कितने का लोन चाहिए या कितना आप दे सकते हो? हाउ डज़ दैट So, कन्वर्सेशन बिगिन? अभी क्या होगा ना, अगर मैं खुद अपने लिए लोन लेने जाऊँगा ना, आई विल गो एज़ अ बोरोवर। हुँ, लेकिन जब मैं कंपनी की तरफ से जाता हूँ ना, आई गो एज़ अ सेल्स पर्सन। हुँ, मैं बैंक को बेचता हूँ कंसेप्ट। मैं बैंक को ये बताता हूँ कि सर मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक्स प्रोजेक्ट है। लेट्स से सपोज़ राजस्थान में आप एक विंड टर्बाइन प्लांट लगा रहे हो बड़ा 50 मेगावाट, 100 मेगावाट का। मैं बैंक को पहले जाके बताऊँगा कि देखिए सर, 50 मेगावाट का एक विंड टर्बाइन का प्लांट लेके आ रहे हैं हम राजस्थान में। राजस्थान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं। हम लोग ऑलरेडी 200-250 मेगावाट ऑवर के लिए लगा चुके हैं और ये हमारे लोन पैटर्न्स हैं जो हम ऑलरेडी रीपे कर रहे हैं। तो बैंक को आपको पहले सेल्स पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि आपका यूएसपी क्या है? जैसे राजस्थान एक यूएसपी है, कितने दिन में राजस्थान पेमेंट करता है। अच्छा, अब मैं जिस बैंक के पास जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं ऐसे बैंक ड्रॉ करूँगा जिसने ऑलरेडी राजस्थान डिस्कॉम को लोन ले रखा हो। अच्छा, क्योंकि राजस्थान डिस्कॉम की पोज़ीशन उनको पता है। वो लोन देते हैं आगे, राजस्थान डिस्कॉम उनको पैसा देता है। अगर राजस्थान डिस्कॉम उनको पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो मुझे भी पैसा देगा। मुझे पैसा देगा तो मैं आपको पैसा दूँगा। तो बैंक को 2 कॉल सबसे पहले लेनी पड़ती हैं। एक तो क्या, मैं प्रोजेक्ट लगा सकता हूँ। अगर मेरे पीछे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं लगा चुका हूँ या मेरे सप्लायर लगा चुका है, तो बैंक को एक इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है। सेकंड इश्यू होता है कि अच्छा प्रोजेक्ट लग गया, अब मेरा पैसा आना चालू होगा या नहीं होगा? मेरा ऑफ टेकर कौन है? अगर मेरा ऑफ टेकर राजस्थान डिस्कॉम है या मेरा ऑफ टेकर कोई अच्छी प्राइवेट पार्टी है, जिससे बैंक से रिलेशन है या जो बैंक चाहता है कि अच्छी प्राइवेट पार्टी है, तो बैंक उस पे कॉल देगा। बैंक मेरे पे कितना कॉल देता है कि मैं ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट चला सकता हूँ या मैं किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं करूँगा। तो उसके लिए हम कंप्लायंसेस बैंक बैंक के साथ बैठ के बनाते हैं कि भाई अच्छा एक काम करेंगे, जब पैसा आएगा तो एक अकाउंट में आएगा जिसको हम एस्क्रो अकाउंट का नाम देंगे। उस पैसे को मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा पाऊँगा। उस पैसे में आपकी ऑथराइज़ेशन भी लगेगी और मेरी ऑथराइज़ेशन भी लगेगी। फिर ऐसा होगा कि लेट्स से सपोज़ अगर मैं ₹100 कमाता हूँ, आपका लोन ₹120 है, तो ₹20 मैं डालूँगा अपनी जेब से, आपका 120 डाल दूँगा। लेट्स से सपोज़ ₹140 कमाया, तो जब तक आपका ₹100 सिक्योर्ड नहीं होता है, तब तक ये मैं ₹40 को टच भी नहीं करूँगा, ईयर ऑन ईयर।
तो बैंक्स को उस तरह की कंफर्ट दिए जाते हैं, उसको स्ट्रक्चरिंग की जाती है लोन को। फिर हम लोन को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि हाँ भाई, ये 10 साल में लोन रीपे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 15 साल में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 20 साल में। तो बैंक्स को एक कंफर्ट मिलता है कि हाँ, कंपनी अगर बोल रही है कि शो कर रही है अपने फाइनेंशियल्स। अच्छा, दूसरा क्या होता है, हम इस तरह से लोन नहीं करते। लेट्स से सपोज देयर इज अ कार। अब कार क्या है, आपने कार ली, कार इज एन एक्सपेंस। हुँ। आप कार से कुछ इनकम नहीं कर सकते। तो बैंक क्या करता है, लेट्स से सपोज 10 लाख की कार है, ₹8,500 वो देता है, ₹1,50,000 आप नीचे से डालो। वो आपके ऊपर कौन लेता है, राइट? प्रोजेक्ट में क्या होता है, बैंक क्या बोलता है, अच्छा ये ₹100 का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल के अंदर ₹150 जनरेट करेगा, राइट? तो अब वो ₹150 जनरेट करेगा, तो मैं इसको कितना लोन दे सकता हूँ प्रोजेक्ट पे? अगर मैं ₹200 बोलूँगा कि भाई 200 दे दो, तो बैंक बोलेगा यार ₹150 का तो प्रोजेक्ट है, ₹50 कहाँ से लेके आओगे आप? भाई मैं भी कहाँ से लेके आऊँगा? मैं भी तो प्रोजेक्ट चला के ही कमाने वाला था। तो मैं बैंक को बोलता हूँ कि ठीक है सर, एक काम करते हैं, ₹150 का प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लेट्स से सपोज ₹150 है, ₹50 मैं इक्विटी डालता हूँ, ₹100 आप डालो, ₹150 आएगा पहले अपना, ₹100 आप ले जाओ, बाकी ₹50 मैं रखूँगा, आगे जितना प्रोजेक्ट चलेगा वो पूरा मेरा इनकम है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। So you're going to say that in when such big loans are in play, तो जो इतना बड़ा लोन ले रहा है, वो पैसा कमाना शायद 5 साल, 10 साल बाद में उसकी बैलेंस शीट के अंदर आने लगेगा वो? सो हाउ इट वर्क्स रवि, कि जब हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो हम हमेशा स्ट्रक्चर में ये नहीं बोलते कि ₹1 के वर्स ₹1 वर्सेस ₹1। ₹1 डेट आउटगो इज़ नॉट इक्वल टू ₹1 इनफ्लो। हुँ। लेट्स से सपोज रेवेन्यू इज़ ₹1, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस मेरे पास अगर ₹1 ही बचता है, मैं उस साल ₹1 का रिपेमेंट नहीं करता हूँ। मैं 80 पैसे का रिपेमेंट करता हूँ, इंक्लूडिंग माय इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आउटगो। तो ओके। 20 पैसा सिस्टम में बचता है। नाउ बैंक हैज़ टू टेक द कम्फर्ट। अगर बैंक बोलता है कि ठीक है भाई, तुम अगले साल भी कमा लोगे, मेरे को दिख रहा है, तो बैंक बोलता है ठीक है, 20 पैसे में से 10 पैसा तुम अपने घर ले जाओ या फिर किसी और प्रोजेक्ट में लगा दो और 10 पैसे को मेरे पास एज़ सिक्योरिटी रहने दो। So क्या होता है ना, promoters salaries and all comes out, but the actual returns, those starts at a little later date. अच्छा, and there's one beautiful formula in this जो इंडिया में काफी टाइम से चल रहा है, इनफैक्ट वी वर द वंस इन द इनिशियल डेज, इज रीफाइनेंसिंग ऑफ द लोन। जैसे आपने एक कार ली, आपको 10% रेट मिला, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमको भी 10% रेट मिला। अब क्या होता है, बैंक ने कंस्ट्रक्शन रिस्क लिया है, तो बैंक अपना एक अलग से परसेंट लगाता है। 8% तो मेरा रिटर्न हो गया बैंक का, बैंक बोलता है 2% मैं रिस्क प्रीमियम लूंगा। अब प्रोजेक्ट जिस दिन कंप्लीट हो गया, वो रिस्क खत्म हो गया, अब मैं बैंक को 10% क्यों दूँगा? मैं उसी लोन को जाके दूसरे बैंक के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि भैया एक काम करो, ₹100 का लोन था, कंप्लीट हो गया है, अब तो मुझे ₹120 दो इसकी जगह, ₹20 मैं अपने निकाल रहा हूँ, तुम्हें 120 का रीपेमेंट इससे होगा, तुम्हें कंस्ट्रक्शन रिस्क नहीं है, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर दो। अच्छा, तो तुम 100 पे पहले ₹10 दे रहा था, तो ₹10 दे रहा था। अभी तुम 12 पे 8%, तो 120 पे आ गए। नौ पे 60 पैसा दे रहा हूँ, 40 पैसे की सेविंग है। तो अब जो बैंक अभी 40 पैसा जो मेरे को मिलेगा, अगर इसको एक्यूमुलेट कर दूँ तो ₹20 बनता है, मैंने ₹20 एक्स्ट्रा दूसरे बैंक से लोन ले लिया उसके ऊपर। तो वो एक्स्ट्रा जो ₹20 लिया, वो मैं अलग प्रोजेक्ट या तो मैं अपने घर ले जाऊँ या दूसरे प्रोजेक्ट में इक्विटी यूज़ कर लूँ। ये जो सारा काम है, ये लोन का, रीफाइनेंसिंग का, रीस्ट्रक्चरिंग का, ये तो भाई तुम एक बैंक के पास में गए, एक बैंक ने तेरे को पहले लोन दे रखा है। तो विल यू गो टू अनदर बैंक एंड से कि भाई मैंने देख एसबीआई से ले रखा है, एसबीआई ने मेरे को 10% दे रखा है, पीएनबी के पास गया कि तुम अब मेरे को 8 दोगे या नहीं दोगे, या तुम वापस से एसबीआई के पास ही जाएगा कि भैया अब तुम्हारा तो रिस्क खत्म हो गया, तुम ही कम कर दो। सो देयर इज़ लाइक बोथ द स्ट्रक्चर्स वर्क एट प्ले। मैं एसबीआई के पास जा सकता हूँ कि भाई आप एक काम कीजिए, आप दोबारा इस लोन को प्रोसेस कर लीजिए। हुँ। या फिर मैं दूसरे बैंक के पास जा सकता हूँ कि भैया मेरा प्रोजेक्ट था, आई एम नॉट से कि एसबीआई के पास गया, हम उस तरह का कॉम्पिटिशन नहीं करते थे। बैंक्स को कॉम्पिटिशन चलता भी नहीं है। बिकॉज़ सी बैंकर्स आर नॉट चूज़र्स। हुँ। बैंक लोन दे रहा है मुझे, वो उस पे एहसान नहीं कर रहा है। आज की डेट में भी लाला बैंक ही है। तो ये होता था कि हाँ, मैं अगर उस बैंक के पास जाऊँगा तो वो बोलेगा यार अभी थोड़ा लोन या तो रीपे कर दो, साल 2 साल तक और देते हैं, मैं तुम्हारा इंटरेस्ट कम कर दूँगा, लेकिन एडिशनल पैसा मैं कभी नहीं देता। ओके। सेम बैंक। न्यू बैंक विल डू इट एज़ अ फ्रेश लोन ऑलटुगेदर। तो एक्स्ट्रा पैसा वो बोलते हैं हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मैं लोन के लिए दे दूँगा। आप ये पैसा आगे कैसे लेके जा सकते हो, दैट्स योर कॉल। इट शुड नॉट लुक लाइक कि हाँ भाई, आपने मेरे लोन पे ही एक्स्ट्रा पैसा आप लोन निकाल के ही ले गए। तो जल बट ये होता है कि कई बार कुछ बैंक्स क्या बोलते हैं, अच्छा एक बैंक बोलता है कि देखो 100% रिस्क मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट में ले रखा है। एक और नए बैंक को इन्वेस्ट कर लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा लोन आएगा उस बैंक से, वो आप ले जाना। मैं और वो दूसरा बैंक लो रिस्क को शेयर कर लेंगे। So it can be same bank, it can be a consortium of banks, it can be another bank altogether, it can be financial institutions like IDFC, the financial institution, used to be a financial institution, Power Finance Corporation, से Power Cable है. Lot of institutions like that are there who does all this business. सिर्फ थोड़ा-सा। सो अब ये जब लोन्स की बात आती है, तो क्या आई कीप रीडिंग अबाउट दैट कि इंडिया के अंदर इज़ अ डेट स्टार्व्ड इज़ अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, लोन्स उतने आसानी से मिलते नहीं हैं। बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज वैल्यू लोन्स।
लार्ज वैल्यू लोन्स के अंदर व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन दैट तुमने अपने एक्सपीरियंस के अंदर किया? अच्छा, हाँ जी, मैं गया और मैंने नेगोशिएट कर लिया 100 करोड़ का उठाया, बिकॉज जो तुम वो 10,000 करोड़ के लोन की बात कर रहा है वो एक बार में नहीं आया है। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, यस। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट यू इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस दैट यू हैव टेकन इन वन पर्टिकुलर डील? See what happened, Ravi, this larger piece which came as a refinancing for us. तो मैंने क्या किया था, 5 असेट्स, अलग-अलग असेट्स थे जो अलग-अलग टाइम पे बैंक से फंड कराए थे। एक 500 करोड़ का लोन था, एक 900 करोड़ का लोन था, एक 250 करोड़ का लोन था, एक 1100 करोड़ का लोन था, ऐसे करके अलग-अलग लोन्स। ये एसेट्स क्या है? ये असेट्स थे विंड पावर असेट्स। अलग-अलग लोकेशन पे, राजस्थान में 50 मेगावाट हो गया, तमिलनाडु में 50 मेगावाट हो गया। नाउ सी देयर आर लॉट ऑफ विंड स्टेट्स जहाँ पे विंड अच्छी चलती है, तो वहीं पे लगा सकते थे प्रोजेक्ट। यू कांट पुट प्रोजेक्ट एनीवेयर। तो अलग-अलग स्टेट्स के प्रोजेक्ट्स है, तो पाँचों 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को हमने एक कंबाइन एक मॉल बनाया, अलग-अलग कंपनी से उनको एक स्ट्रक्चर में बाँधा। हम गए एसबीआई के पास, उस टाइम तक एसबीआई फंड नहीं कर रहा था बड़े रिन्यूएबल एसेट्स। दिस वाज़ समवेयर अराउंड 2014-15 के आसपास की बात होगी। Renewable was again at a very nascent stage. Wind was never been promoted जैसे मोदी ने सोलर इतना प्रमोट किया, wind was not that promoted. तो फिर भी बट assets, wind assets always produce much more revenue than what solar does. तो वो 5-6 assets हमने put together किए, एसबीआई के पास गए, बोले साहब 3,000 करोड़ चाहिए। इनका प्रोजेक्ट्स का जो एक्चुअल लोन पुट टुगेदर was somewhere around 2,500-2,600 करोड़। 400 करोड़ का डेल्टा जो था वो हमने एक्सेस बताया कि हाँ, हमें चाहिए फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। तो 3,000 करोड़ की वो बड़ी डील थी जो हमने एसबीआई के साथ क्रैक करी। दिस वाज व्हेन 2009 2014-15 के अराउंड। 2014-15 और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के अंदर यू वर द सीएफओ। No, 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 I was working under the CFO. Hmm. Coding was like what 8 साल का एक्सपीरियंस था, 8 साल में इतने बड़े एसेट पे कोई सीएफओ बनना तो नहीं है। Yeah. So, but I was the one who went to the bank and then got the promoters introduced and ran that deal all across. So, see, वो कंपनीज को उस टाइम पे ना बहुत ये बात थी कि लाला टाइप सेटअप नहीं था, लंदन लिस्टेड कंपनी थी, तो वहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंस थी कि सी यू आर प्रोफेशनल, यू ऑलरेडी हैव दैट एक्सपीरियंस, you go and crack the deal and we will go and get the board approval and you have to present it to the board also. So I used to go along with the CFO, tell the board, see, this is the transaction, this is what we are doing, these will be the repercussions, हो सकता है SBI extra covenant डाले, but this is what the extra money what is coming in and this is a big deal what you will publish. व्हाट डू यू मीन बाय दैट एक्स्ट्रा कॉवेनेंट जैसे डाल? So क्या होता है ना, जैसे आप जब फंडिंग करते हैं ना, तो पहले क्या होता था, बैंक्स बोलते थे कि अच्छा आप रवि हांडा जी की कंपनी ने लोन लिया है, तो रवि हांडा जी आप एक काम कीजिए, आप अपनी पर्सनल गारंटी दे दीजिए। अगर कंपनी लोन नहीं दे पाई, तो हम आपको पकड़ेंगे, आपके एसेट्स को पकड़ेंगे। जो हुआ भी है अनिल अंबानी के साथ। अच्छा, हाँ, अनिल अंबानी और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जिनके अगेंस्ट में पर्सनल गारंटी उनकी इन्वोक हुई है। बैंक्स ने बोला कि आप पैसा दो, कि क्योंकि आपकी भी नेटवर्क है, हम आपकी नेटवर्क देख के पैसा दे रहे हैं। या फिर लेट्स से सपोज आपकी 6 कंपनियाँ हैं, उसमें से 2 छोटी कंपनीज़ लोन लेने जा रही है, तो बोलेंगे रवि हांडा जी आपकी सबसे बड़ी कंपनी की हम कॉर्पोरेट गारंटी लेंगे, कि वो कंपनी गारंटी करेगी कि अगर ये छोटी कंपनीज़ पे नहीं कर पाए, तो आप पे करेंगे। तो दिस यूज्ड टू बी काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट फंडिंग और प्रमोटर बैक्ड फंडिंग। हम लोग करते थे नॉन रिकोर्स फंडिंग। नॉन रिकोर्स क्या होता है, और कोई रिकोर्स नहीं मिलेगा भैया, यही एसेट है, ये एसेट ले लो, इस एसेट से जितना पैसा है वो ले लो, सब तुम्हारा। और इसमें भी क्या है, ईयर ऑन ईयर जितना पैसा बच रहा है, उसमें से मैं पैसा वापस लेके जा रहा था। तो अब क्या हुआ, एसबीआई ने कहा कि भैया इतना बड़ा पैसा मैंने तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हें पैसा निकालने की परमिशन दे सकता हूँ, बट तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं चाहूँ तो आई विल स्वीप दैट मनी एंड एडजस्ट माय प्रिंसिपल, मतलब मैं हो सकता है जल्दी अपना लोन क्लोज कर लूँ। वो पैसा रोक-रोक के उसे अपना प्रिंसिपल एडजस्टमेंट वो क्लोज़ कर दो। ऐसा कॉवेनेंट डाल दिया, या फिर बोला कि ठीक है आप मेरे को स्पॉन्सर सपोर्ट अंडरटेकिंग दोगे। यू विल नॉट गिव मी अ गारंटी बट यू विल गिव एन अंडरटेकिंग कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं 100 करोड़ तक डालूँगा। इस तरह की क्लॉज़ेज़ सजेस्ट किए थे। हम लोगों ने इसको इतना करा दिया कि ठीक है आप कैश स्वीप कर लीजिए जितना एक्स्ट्रा पैसा है, बिकॉज़ ये 5 असेट हमने आपको दे दिए। आपके घर में बिठा दिए हमने एसेट। अब इतने 400 करोड़ जब मुझे आ गया, वो तो आ ही गया ना एक्स्ट्रा। अब तो मेरे ये सारे एसेट का पैसा, मेरी इक्विटी जितनी लगी थी सब फ्री हो गई। अभी 400 करोड़ लेके एक तरह से मैंने एसेट आपको बेच दिया है। जितना कैश स्वीप आए आप अपने पास रखो, बाकी का 400 करोड़ मैं ले जा चुका हूँ। तो लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भई मैं स्पॉन्सर सपोर्ट अंडरटेकिंग, कल को कोई भी प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट कर गया, तो मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँगा उसके लिए? तो मैंने एसबीआई में कहा वो आपका रिस्क है, आप उसी को अप्रेज़ कर रहे हो, आप उसी के ऊपर इंटरेस्ट मुझसे ले रहे हो, तो आप वही कीजिए। सो दोज़ काइंड ऑफ कवेनेंट्स मे कम इन। फेयर। सो अगर ये काम तुम 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद में कर रहा था, तो फिर सीएफओ क्या काम था? सो यू बिकेम अ सीएफओ इन 2017, 2017 next after 3 years, एंड इन द सेम कंपनी और in a different company. एंड व्हाट डिड दिस कंपनी डू? सो जिसमें मैं फाइनेंस के सारे फंक्शंस देख रहा था, दैट वाज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एंड आफ्टर 3 इयर्स आई मूव्ड टू अ कोल बेस्ड कंपनी, जहाँ पे मैं सीएफओ बना। दैट वाज़ अगेन इंटू पावर, बट वो कोल से पावर बना रहे थे। अच्छा, पहले वाले विंड से बना रहे थे, वो
बना तो पावर ही बना पावर ही रहे थे। सो हुआ क्या, बहुत फनी इंसिडेंट था। मैं ऐसे ऑफिस में बैठा था, मेरे को एक मेरे लैंडर का फ़ोन आता है। हम्म, बोलता है, "आशिम, यू आर गुड एट कंप्लायंसेस, राइट?" मैंने कहा, "नहीं बॉस, मैं तो बाकी सब चीज़ों में अच्छा हूँ, कंप्लायंसेस तो आपके साथ देखनी पड़ती हैं।" हम्म, तो बोले कि, "अच्छा, दिस XYZ कंपनी इज़ लुकिंग फॉर अ सीएफओ, विल यू गो?" हम्म, मैंने कहा, "आई एम नॉट टू श्योर।" देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कंपनीज़ प्रमोटर। बोले, "सी, लेंडर्स आर रेफरिंग यू एंड इट्स अ बिग थिंग।" बिकॉज़ सी, अगर कोई थर्ड पार्टी आपको किसी कंपनी के लिए रेफर करे और वो कंपनी रेफर करे जो आपके अगेंस्ट बैठती है। सी, वी यूज्ड टू नेगोशिएट विद लेंडर्स कि नहीं 10% नहीं, 9.5% लोन करो, ये सिक्योरिटी मत लो, टेन्योर बढ़ाओ, तो भाई लेंडर का तो नुकसान हो रहा है। बट इफ लेंडर इज रेफरिंग, दैट मीन्स दे अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड द बिज़नेस प्रॉपर्ली, यू अंडरस्टैंड द कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली। तो लेंडर्स ने रेफर किया, व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर? एंड बाय द टाइम इतना एक्सपीरियंस हो गया था और क्या है ना, पैसा बहुत ज़्यादा रेज़ कर लिया था, पैसा रेज़ करने में मज़ा नहीं था। अब ये था कि कंपनी की और चीज़ों में भी काम करें, कंपनी को किस तरह से आगे फ्लरिश करना है, नए बिज़नेसेस कैसे करना है, उसमें जाएँ। तो टुक द कॉल। तो सीएफओ का फिर मेन काम क्या रहता है? सी, आई टेल यू, पीपल थिंक कि सीएफओ का एक तो मेन काम अकाउंटिंग रहता है, हम्म, एक मेन काम कंप्लायंस रहता है। कंप्लायंस लार्जली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा-सा भी लॉ ब्रेक हुआ, इट कैन बी अ क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, इट कैन हैम्पर द ऑपरेशंस। कंप्लायंसेस आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बट सीएफओ का रोल ना सिर्फ कंप्लायंसेस या अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग इज़ ऑलवेज डन बाय अ सेपरेट टीम। रेगुलेटरी इज़ अगेन डन बाय द सीएस ऑफ द कंपनी हू द सीएफओ टेक अ रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम। लेकिन सीएफओ का ये काम रहता है कि भई अगर कोई आप नया बिज़नेस, जैसे सीईओ इज़ द माइंड ऑफ द कंपनी, तो सीएफओ हाथ है। बेसिकली जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कॉस्टिंग आ रही है, नहीं आ रही है, सीएफओ का काम है बिज़नेस को गोइंग कंसर्न रखना। गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी शुड ऑपरेट ऑल टुगेदर, कभी रुकना नहीं चाहिए बिज़नेस और प्रॉफिटेबिलिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक नया आइटम मार्केट में ला रहे हैं, उसकी आपने प्राइसिंग ऐसे कर दी जो कॉस्टिंग ही रिकवर नहीं हो पा रही है। ये पूरा सीएफओ देखता है और ये पूरा सीएफओ देखता है कि यार आप प्रॉफिटेबल बहुत है। कंपनीज़ यूज्ड टू बी वे टू प्रॉफिटेबल, लाइक अनिल अंबानी कंपनीज़ आर वे टू प्रॉफिटेबल। क्या बात कर Our रहे हो? company is why profitable. I tell you where the problem तो was. फिर डूब कैसे गए भाई? पैसा अभी भी मैं बना बताता रहा है हूँ। तुम। आप सोचो पावर, आप बताओ एसी अभी बंद हो जाएगा, हम्म, पावर अगर बंद हो गई, डिस्कॉम चलने बंद हो गए, तो क्या होगा? तो पावर तो चाहिए, हम्म, जो कंपनी पावर बेच रही है वो नुकसान में कैसे हो सकती है? 100 रुपए बनाने में लग रहा है, 95 रुपए में बेच पा रही है, 100 तो चाहे बेच कैसे पा रही है? अगर आपको पावर चाहिए ही चाहिए, यू नो व्हाट्स योर, आप आज से 10 साल पहले पर यूनिट का कितना पैसा लेते थे? आई हैव नो आइडिया। अभी कितना लेते नो हो? आइडिया। सो आई डिड माय मैथ्स, 3 साल 3 ऑलमोस्ट लाइक 2012-13 में मैं ₹3 पर यूनिट देता था, अभी ₹7 पर यूनिट देता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना, ₹4 पर यूनिट जो है, ये डिस्कॉम की जेब में जा रहा है, आगे डिस्कॉम भी पास ऑन कर रहा है, ये पैसा तो पावर कंपनी पे जा रहा है। सी, मैं पावर प्लांट लगा रहा हूँ एज़ अ प्राइवेट कंपनी, मैं अगर पैसा नहीं कमाऊँगा, सी डिस्कॉम इज़ गवर्नमेंट कंपनी, वो आप उसको पैसा मत दो चलेगा, लेकिन प्राइवेट प्लेयर तो बोलेगा भई मेरे को तो पैसा चाहिए, वो तो पैसा बिज़नेस का ही करता है, तो उसको तो पैसा मिलता ही है, वो प्रॉफिटेबल ही होता है। प्रॉब्लम वाज़ पावर थी, सब कुछ था, सप्लाई अवेलेबल, पैसे नहीं आ रहे। और दिस हैपेंड इन माय सेकंड कंपनी। पैसे नहीं आ रहे तो मतलब? आई टेल यू, 5,000 करोड़ मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, अभी कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ था जिस समय कंपनी के लिए था। क्या था, 5,000 करोड़ टर्नओवर था। 5,500 करोड़ के मेरे रिसीवेबल्स थे। आप सोचो 1 साल का टर्नओवर, 1 साल का पैसा मुझे नहीं मिला और 1 महीने, 1 साल 1 महीने का पैसा मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं पावर जनरेट करके बेच रहा हूँ। हाउ विल आई रन ऑपरेशंस? मैं प्रॉफिटेबल हूँ, हम्म, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन पैसा ही नहीं है हाथ में। पैसा तुमने डिस्कॉम किससे ने मिला था? डिस्कॉम से मिलना था, डिस्कॉम ने पैसे ही नहीं दिया। डिस्कॉम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं, हमें जब नई सरकार आएगी, बजट आएगी, अप्रूव करेगी, हमें पैसा देगी। मुझे और कौन पैसा देने वाला है? मुझे तो डिस्कॉम ही पैसा देगा। अभी जैसे आपका राजस्थान डिस्कॉम है, जो आप बिजली का बिल जमा कराते हो, वो डिस्कॉम क्या करता है? वो पैसा जाके पावर सप्लायर्स को दे देता है। हम्म, अब आपने बोल दिया यूपी में जी एक काम करो, आपको बिजली का बिल ही नहीं पे करना पड़ा, मैं सब बिल कर दूँगा, आप मुझे चुनाव में जिताओ। आपने तो बिजली का बिल पे करना बंद कर दिया। हम्म, ठीक है, अब वो पैसा डिस्कॉम के पास पहुँचा नहीं, डिस्कॉम ने अभी दिया नहीं, बोली जब नई सरकार आएगी, बजट एलोकेट करेगी तब हम आपको दे देंगे। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मेरी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मेरे हाथ में पैसा नहीं है। मैं इनकम तो बुक कर रहा हूँ, आपको जैसे ही सप्लाई की मैंने आपको बिल रेज़ कर दिया, आपने बिल पे ठप्पा लगा दिया, आपने गराज में डाल दिया। So 5,500 crore was my receivables at the given point of time when the turnover was 5,000 crore. My company went into default. मेरा 19 करोड़ का लोन मुझे चुकाना था, मेरे बैंक अकाउंट में 3 करोड़ पड़े थे, लेकिन मेरे पास 5,500 करोड़ के रिसीवेबल थे इस टाइम। यार अगर ये रिसीवेबल्स हैं तुम्हारे तो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे ना, तो मतलब मैं वो नहीं समझता, बैंक क्या बोलता है, आरबीआई क्या बोलता है, आपने एक दिन भी नहीं रीपे किया, आप कार का लोन लो, एक दिन रीपे नहीं करो, क्या होगा? अरे बहुत परेशान कर देते हैं यार, फोन वोन। फ़ोन करते हैं, फ़ोन का 90 दिन तक पे नहीं करो, फिर क्या करेंगे? घर आ जाएँगे? कार लेके घर चले जाएँगे? आप बताओ,
आप बोलते हो कि भैया मेरा पैसा आना है पीछे से 10 करोड़ आना है, 80 लाख रुपए 1 करोड़ की कार है मेरी, रुक जाओ थोड़े दिन। वो रुकेंगे? नहीं। तो फिर हमारे केस में बैंक्स क्यों रुकेंगे? बैंक्स भी बोल रहे हैं कि भाई हमें डिफ़ॉल्ट आरबीआई के लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम जानते हैं आपको पैसा आएगा, लेकिन हम आपको कैसे फंड करें? भाई हमने उनसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बैंक्स क्या बोलते हैं कि 30 दिन का वर्किंग कैपिटल ले लो क्योंकि इनकी करंट एसेट होता है। सर 6 महीने का वर्किंग कैपिटल लो। साल भर अगर कुछ एसेट होता है दैट्स नॉट अ करंट एसेट, वो रियलाइजेबल नहीं है। वो लॉन्ग टर्म एसेट में चला जाता है। तो बैंक बोलते हैं मैं साल भर का वर्किंग कैपिटल कैसे दूँ तुम्हें? मैं 6 महीने का दे दिया, उसके बियॉन्ड 6 महीने का मैं नहीं दे सकता। वो हम तो 2,500 करोड़ में लेके कहाँ से आएँ? So my company is profitable, receivables are standing big time, but I cannot operate the project. The same thing happened with the Lilium Money's power plants. Or you say GMR or Lanco, take any company. The huge receivables which are pending, and all these companies went bust. तो वो फिर रिसीवेबल्स बाद में आए तो सही कि आए ही So, नहीं कि क्या हुआ हुआ? क्या जैसे कि मैं जिस कंपनी में था TST Mahanadi was the company's name, which has been recently acquired by JSW Energy and they are showing good profits. अच्छा जिंदा है? JSW Energy from Sajjan Jindal house. जी। They have acquired it. And उसमें क्या हुआ था कि 2018 वैसे कंपनी वाज ऑलवेज इन डोल्डम्स 2018 में अराउंड 18 करोड़ थे मार्च में 19 करोड़ का लोन चुकाना था पैसे थे नहीं आई टोल्ड बैंकर्स की सर आप लोग लोन डिफॉल्ट कर रहे हो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम पोजीशन ये है, मैं अपने घर से लाने वाला हूँ नहीं प्रमोटर की कोई बैकिंग थी नहीं वी डिफॉल्टेड ऑपरेशंस चल रहे थे फिर भी जैसे तैसे एलसीसी वो घुमा रहे थे प्रोजेक्ट को चलने दी एलसीज मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट पे हमने बैंक से जिन्होंने वर्किंग कैपिटल दिया था तो हमने वो पूरा यूज नहीं किया हमने क्या किया कोड खरीदने के लिए अब कोड गया तो आप कैश से खरीदो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उस तरह से हमने डिपार्टमेंट में जाके एलसीज डिपॉजिट करा दी उसके अगेंस्ट हम कोड खरीदते पावर कराते धीरे धीरे बैंक से जितना थोड़ा बहुत पैसा डिस्काउंट से आता वो लाके अभी चुकाते रहते थे तो इसमें साइकिल चल रही थी पूरा डिफॉल्ट हुआ 2018 2020 तक बहुत बुरी हालत थी अकाउंट में पैसे नहीं होते थे सैलरी अगले महीने के लास्ट दिन आ रही है आधी आ रही है नहीं आ रही है ऑल दोज इश्यूज वर देयर देन एकदम से क्या हुआ कोविड आया और मोदी जी बोले स्वावलंबन वो स्कीम जिस दिन लॉन्च हुई रवि यू वॉन्ट ट्रस्ट 3.5 करोड़ से 4,374 करोड़ 4,374 करोड़ वॉज माई बैंक बैलेंस नेक्स्ट ईयर उन्होंने डिस्काउंट्स को पैसा दिया डिस्काउंट्स ने हमें बांटे बट बाय दैट टाइम द कंपनी वाज ऑलरेडी डिफॉल्टिंग कंपनी वेंट इनटू इंसॉल्वेंसी अभी लेटेस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है उसके अंदर कंपनीज इंसॉल्वेंसी में जाती हैं एंड दोस कंपनीज आर देन सोल्ड आउट इन द मार्केट एनीवन कैन बिड एंड बाय दोस कंपनीज तो कंपनी वाज ऑलरेडी इन इंसॉल्वेंसी इतना पैसा आया और बैंक अपॉइंटेड ऑफिसर का उसके पास आके अकाउंट में बैठ गया अब वो उस पैसे का करेगा बैंकर्स तो पैसा चुका नहीं सकते इंसॉल्वेंसी के में प्रॉब्लम ये होता है कि क्यों? पे एनी निकाल दे रखा है मैंने किसी से और मेरे पास में पैसा आ गया तब तो मैं दे दूंगा ना लो भाई अपना खाली करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को नहीं पता इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या होता है जिस दिन कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर जाती है उस दिन से मॉरेटोरियम लग जाता है कि भैया इतना भी पैसा कंपनी में आए वो किसी एग्जिस्टिंग पुराने क्रेडिटर को नहीं जाएगा ना वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को जाएगा ना वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर आपके लिए बैंक्स हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर जो आपके लिए ओएनएम करते हैं या आपके लिए व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं आपको जो भी सर्विस देते हैं उनको भी नहीं जाएगा जिस दिन इंश्योरेंसी में गई है दैट इज द कट ऑफ डेट उस दिन आपसे आपके नंबर मांग लिए जाएंगे हाँ जी आपको कितना पैसा देना है दूसरे लेंडर को तो ऐसा ऐसा करके लगभग 28,000 करोड़ का लोन था अच्छा 28,000 करोड़ का लोन था उस दिन जो बैठा था कंपनी में अब 28,000 करोड़ के लोन के अगेंस्ट 4,000 बैठा है जो मैं उनको दे सकता हूँ बट मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कोड ये बोलता है कि आप किसी को कोई पैसा अभी नहीं चुकाएंगे जब कोई कंपनी खरीद लेगा तो वो चाहे अपनी जेब से दे यहाँ से उठा के देगा नाउ दिस असेट अब आप समझो कोई भी कंपनी स्ट्रेस में है अगर 100 रुपए का अगर लोन है और स्ट्रेस में है तो आपको क्या लगता है कि वो लोन कितने में देगा अगर कितने में वो कंपनी खरीद सकते हैं 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 60 रुपए something from the dollar राइट दिस कंपनी was bought by the JSW Group at 31,000. क्यों 31,000? Because see the asset was good. Asset अच्छा है पावर बैंक लगा हुआ है कोयले का एग्रीमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का एग्रीमेंट है पूरा कहाँ से कोयला आएगा सब कुछ सेटअप है मैं पावर किसको बेचूंगा वो भी सेटअप है यूपी को पावर जाएगा तमिलनाडु को जाएगा एपी को जाएगा सबके साथ सेट है और जब से स्वावलंबन स्कीम आई है दे आर पेइंग द मनी these discoms are paying the money regularly तो सब कुछ सेट है सब अच्छा है प्रॉब्लम क्या थी पैसा फंस गया बैंक से हम बैंक क्या करें तो इसीलिए प्रमोटर के हाथ से वो दैट वाज अ प्रीनीड कंपनी ने इस आदमी ने अच्छा प्राइस देके लैंडर्स को कंपनी खरीदी दैट वाज इट एंड आप ये सोचिए कि एट वन ईयर पॉइंट ऑफ टाइम अदानी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय दिस कंपनी मार्केट न्यूज़ है इसलिए मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ वो 2018 में सेम लोन जो
28,000 करोड़ का अगर 31,000 करोड़ में बिका है, द सेम लोन दे वांटेड टू बाय 10,300 करोड़, which lenders were ready to sell. अच्छा, 2018, March 2018 there was a default. September 2018 lenders ने बोला ठीक है भाई कंट्रोल चेंज कर देते हैं और किसी को ले आते हैं। अदानी was not that big at that time, but still they were interested. वो बोले 10,300 में मैं पूरी कंपनी खरीदता हूँ। Lenders were like ठीक है बेचते हैं। But then some of the lenders said कि नहीं अदानी की खुद की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो कैसे देगा? उस टाइम गियरिंग का प्रॉब्लम था। क्या बात कर रहा है? अदानी की पोजीशन अच्छी है, किसकी पोजीशन अच्छी है भाई? हम 2018 की बात कर रहे हैं। ओके, 2018 में अदानी was not that big. Hmm. 2018 में अदानी was only into power and ports. ओके। So then if you see आज की डेट का अदानी है 2018 अदानी was all different. It's not different. तो जब ये कंपनी बिकी, तुम अदानी भी इंटरेस्टेड है, जिंदल भी इंटरेस्टेड है इन ऑल ऑफ दैट, और मतलब 25,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ की बातें हो रही हैं। तो इसका ऑक्शन कैसे, जैसे वो आईपीएल का ऑक्शन होता है, लोग चिल्लाते रहते हैं, वैसा होता है? हाउ डज द ऑक्शन प्रोसेस फॉर समथिंग लाइक दिस वर्क? So see when the code was framed तो कोड बहुत क्लियर बनता है जब बनता है लॉ तो वो सब लोग बहुत दिमाग लगाते हैं then they finalize तो कोड में ना they set the process की जो बिडिंग होगी will be after a particular following a particular process सबसे पहले आप एक अखबार में एक इन्विटेशन निकलता है कि भाई हम आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगा रहे हैं आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कीजिए जिसमें कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि आपकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए क्योंकि अगर आप इतना बड़ा एसेट खरीद रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई स्मॉल टाइम ट्रेलर या एक छोटा सा 10-20 मेगावाट प्लांट चलाने वाला भी इसको खरीद ले तो आपका एक्सपीरियंस वगैरह ये सब पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है दिस इज ओपन फॉर एवरीवन मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे पता नहीं कोई बेच रहे हैं जैसे कि मोदी के दोस्त नहीं है कि अदानी और अंबानी के दोस्त हैं इस सब के लिए ओपन होता है अब जो जो ये क्राइटेरिया पे खड़े उतरते हैं और जो जो ये एसेट लेना चाहते हैं वो अपना एक्सप्रेशन डालते हैं उनका एक्सप्रेशन वेट होता है प्रॉपर्ली कैन दे पार्टिसिपेट और नॉट एंड आफ्टर दैट दे हैव टू गिव अ ईएमडी वंस दिस ईएमडी इज सबमिटेड डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक डिपॉजिट रखते हैं क्योंकि ये हम नहीं चाहते ना कि कोई भी ऐसा चलो यार डाल देते हैं प्रपोजल क्या क्योंकि काफी लंबी एक्सरसाइज है उसके बाद भी तो एक पैसा लेके रखते हैं जो पैसा हम उनको उस पर इंटरेस्ट नहीं देते वो पैसा वापस कर देते हैं दैट्स ओनली फॉर देयर कमिटमेंट शुड बी देयर दैट्स द ओनली इंटेंट ये कितना रहता है मोटा? सो दैट डिपेंड्स जैसे कि रवि मैंने 5-6 प्रोसेस किए हैं नेट्स के बाद भी तो छोटा अगर एसेट है जैसे कि 700-800 करोड़ का लोन है तो हमने 2-2 करोड़ भी लिए हैं 25 लाख भी लिए ये हैं तो 700-800 करोड़ को तो छोटा दूसरा बंद कर See, दिया है। when I'm talking about 28,000 crore, 800 crore is a very small amount. हम्म, So that see, मेरी जेब में हो सकता है अभी 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, but when I manage these loans तो मेरे लिए 800 करोड़ from another side will be a small amount. तो ये जब 28,000 करोड़ का है तो 5 करोड़ रुपए ईएमडी डिपॉजिट मांग ली कि भाई 5 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, तो दैट ऐसा लगे कि हाँ सामने वाला बंदा जब स्टडी करेगा वो उस पे पैसा खर्चा करेगा। फिर उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं जिसकी हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस फोल्डर बनाते हैं। ऑफिस में एक स्पेस रहती है एक्सक्लूसिवली सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखे जाते हैं अगर किसी को फिजिकली आके वेरीफाई करना है। साइट विजिट्स कंडक्ट होती है जो टेक्निकल मेंबर्स आते हैं वो साइट विजिट करते हैं, पूरा साइट में देखते हैं सिस्टम क्या है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो साइट पे डॉक्यूमेंट्स देते हैं। उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो फिर वो लोग एक प्लान डालते हैं अपना, उसको रेज़ोल्यूशन प्लान बोलते हैं और जो ये प्लान डाल रहे होते हैं उनको रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट्स बोलते हैं। तो ये रेज़ोल्यूशन एप्लीकेंट्स मिलके प्लान डालते हैं, हर एक अपना-अपना प्लान डालता है, रेज़ोल्यूशन प्लान। अब फिर वो रेज़ोल्यूशन प्लान स्टडी होता है, कि किसका रेज़ोल्यूशन प्लान अच्छा है। अगर ऐसे सपोज़ 20 लोगों ने प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, उन सबने रेज़ोल्यूशन प्लान डाला। किसी ने 5,000 करोड़ डाला और बाकी सबने 10,000 करोड़ प्लस डाला। तो जिससे सबको हम ये बोलेंगे कि भैया देखो, दिस इज़ द एंकर बिड वी आर कीपिंग जो मैक्सिमम अमाउंट हमें प्लान का मिलेगा। दिस इज़ द एंकर बिड। इसके ऊपर ही बिडिंग होगी। नाउ दैट बिडिंग कैन बी ई बिडिंग और दैट बिडिंग कैन बी अ फिजिकल बिडिंग। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ, हाथ उठा के बोला इतना, इतना। तो उसमें अगर ई बिड होती है तो उसके अंदर एक एंकर बिड प्लस, प्लस, प्लस जाता है, रिजर्व प्राइस फिक्स हो जाता है। लेट्स से सपोज़ किसी ने 10,000 करोड़ डाला, तो हम 100 करोड़ का गैप फिक्स करते हैं। अब अगली बिड 10,100 करोड़ की डालेंगे। तो अगर 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हमारे प्रोसेस में अराउंड 10 टू 12 पीपल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फाइनली 6-7 रह गए थे तो जैसे 10,000 100 10,000 200 ऐसे कर भी चला था। मिनिमम वाज़ 15,000 करोड़ एक्चुअली तो 15,000 वाज़ अ रिजर्व प्राइस। हम्म। 15,000 100 करोड़ 15,000 200 करोड़ ऐसा करते-करते दे वेंट अप टू 30,000 करोड़। और ये एक ही दिन में बैठेगा कि नहीं? सो टाइम। दैट डिपेंड्स आप कट ऑफ सेट करना चाहें, आप कट ऑफ सेट करें लेकिन अगर आप सोचो अगर 1 दिन के बाद भी लोग इंटरेस्टेड हैं, हुँ। तो भाई जिसे पैसा मिल रहा है वही क्यों बोलेगा नहीं इसको खत्म कर दो। हाँ। तो जनरली ये फिक्स करते हैं हाँ ठीक है 2 दिन के अंदर खत्म करेंगे सो दैट ऐसा नहीं होगा कि लोग हर कोई 100-100 करोड़ के गैप पे सी 100 करोड़ फॉर अ 15,000 करोड़ इज़ अ बिग थिंग इसलिए मैं 100 करोड़ ऐसे ही बोल रहा हूँ। हुँ। तो 100-100 करोड़ के लिए अगर किसी को सीरियसनेस है तो सीधा बोलेगा अच्छा 15,100 200 छोड़ो 16,000 करोड़। हुँ। तो इट शुड क्लोज फास्ट तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है 24 आवर्स में कंक्लूड करेंगे। इन केस इफ इट एक्सटेंड्स नेक्स्ट 24 आवर्स अदरवाइज जिसके पास गया गया। अंडरस्टूड। सो दैट द इंटरेस्ट शुड कम ऑफ इट। है। तो
ये जो कंपनी थी वो 2018 के अंदर डिफॉल्ट हुई थी, राइट? ये बिकी कब फाइनली जनरल नेगोशिएशन हो गया? देयर वर लाइक बीच में कोविड आ गया तो देयर वर फ्यू लीगल कॉम्प्लिकेशंस, देयर वाज चेंज ऑफ सम court appointed officers also. Finally, this happened in 2024, March 2024 में this was closed. IBC says कि भैया 1 साल में कंपनी बेच जाना चाहिए. Unfortunately वो हो नहीं पा रहा है. Infrastructure is not that great. You see हमारे कोर्ट्स में इतने लंबे-लंबे मतलब मैटर्स पड़े हुए हैं. तो इसलिए क्या है कि इन कोर्ट के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो केसेस को हियर करते हैं. If anyone is having objection at any point, they can raise an objection. Lenders used to fight amongst themselves also. तो अभी भी कुछ फाइट्स चल रही हैं, लिटिगेशंस आर स्टिल देयर, बट उसमें ट्रिब्यूनल्स हैं हू गिव अप्रूवल टू द प्लान, द रेजोल्यूशन प्लान व्हिच इज लाइक वोटेड बाय एवरीवन. अच्छा, अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है ना रवि, लेट्स से सपोज 31,000 करोड़ का मैंने प्लान ले दिया, मैं फिर भी नहीं सोच सकता कि हाँ मैं 100% देना हूँ, क्योंकि उसके बाद वोटिंग होती है लेंडर्स की. लेंडर्स एक कमिटी बनाते हैं और उसमें वोटिंग करते हैं, हाँ ये प्लान पे 31,000 है, लेट्स वोट. हम्म। 66% इज द पासिंग मार्क्स देयर. अच्छा, तो मतलब तूने 31,000 दिया, मैंने 30,000 दिया, ऐसा हो सकता है कि लेंडर लोग को पसंद नहीं आया तो वो मेरे हाँ, को बट ऐसा हो सकता है कि मेरा 31,000 करोड़ में कुछ ऐसे क्लॉजेस हो जो उन्हें पसंद नहीं आए, जो उन्हें फेवरेबल नहीं लगे, तो 30,000 करोड़ वाले प्लान को वोट करें. हो सकता है. हम्म, हुआ भी है. कहीं पे हुआ है कि जहाँ लॉन्ग टर्म रीपेमेंट्स हैं और कुछ अमाउंट अपफ्रंट आए. तो कुछ लोग कहते हैं यार अपफ्रंट पैसा हमेशा सेफ है. कुछ लोग कहते हैं यार अगर कुछ अच्छी पार्टी जैसे अदानी है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म में पैसा दे दो अगर वो ज्यादा दे रहा है तो. सो दोस काइंड ऑफ इसमें ज्यादा अपफ्रंट था तो इतना दिमाग लगा नहीं. 66% पासिंग थे. आई बिलीव 100% वाज पॉजिटिव वोटिंग. अच्छा, तो पॉजिटिव वोटिंग हो गई. उसके बाद कोर्ट में गए, कोलो फाइल करने जनवरी में. आई बिलीव जनवरी 24 वोटिंग हैपेंड. मार्च में कोर्ट आल्सो गिव इट्स वर्डिक्ट, मतलब टाइम लगा उस पे. ट्रिब्यूनल रहता है, ट्रिब्यूनल को 2 महीने लगे ऑर्डर पास करने में, कहीं के बाद 6-6 महीने भी लग जाते हैं. आफ्टर 2 मंथ्स कोर्ट पास द वर्डिक्ट एंड द कंपनी वेंट टू जेएसएम. ओके। और ये पूरे प्रोसेस के अंदर यू वर द सीएफओ? I was till 2024 till the bidding and bidding started. At the time the bidding started, I walked out at that point of time because there were few issues which were like कि मेरे को उतना authority नहीं था मेरे हाथ में. And by the time I was actually getting outside opportunities in terms of other stress asset और ये सब बहुत लंबा खिंच रहा था. तो I thought of walking out, but fortunately JSW reached out to me and they said why don't you help us. ये बढ़िया टेक्निक है कि नौकरी कोई नहीं की. यार सामने वाले आदमी को अगर आपका काम समझ में आता है then that's how they engage you. तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा था. जिंदल से JSW said why don't you return as a CFO. मैंने कहा बॉस अब काम करने का इतना मन नहीं रहा, आपको कंसल्टिंग में कुछ हेल्प चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू कम ऑन बोर्ड. दैट्स गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट लाइक 25-26 में आई गॉट एंगेज्ड विद देम. 25 में एंड इट्स गोइंग ऑन प्रीटी सून. अच्छा, ये जो पीरियड था जब कंपनी डिफॉल्ट में, उसमें उस टाइम पे तेरे को पर्सनल कोई इश्यूज आए क्या कि भैया तनख्वाह नहीं आ रही है घर कैसे, मतलब कंपनी का जो स्ट्रेस चल रहा है, बट वर योर सैलरीज वर दे इम्पैक्टेड? सी पर्सनली ना फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे रवि. पर्सनली इश्यूज थे कि जो लोग काम कर रहे थे, छोटे छोटे लोग. सी सी वंस यू आर सीएफओ ना, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके घर का एड्रेस एमसी पे अपलोड हो जा रहा है, पूरी दुनिया के पास है. किसी भी आदमी को अगर कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट डालनी हो, आपका नाम साथ में लगा के एफआईआर भी कर देता है. अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट हो भी चुकी है, जिसको मैं 6 महीने तक एंटिसिपेटरी बेल पे भी रहा था, जहां मुझे पता ही नहीं था इशू क्या है. फाइनली जाके दैट मैटर गॉट रिजॉल्व्ड, कोर्ट ने क्लियर कर दिया. बट दोस आर द चैलेंजेस व्हिच हैपेंस विद द सीएफओस. तो कोई भी जैसे सैलरी नहीं आई, अच्छा सैलरी सर गुड, आप ये सोचो कि प्लांट पे वर्कर्स काम करते हैं, उनको अगर पैसा टाइम से नहीं मिले तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो वो क्या करते थे, वो लोग उठा के फ़ोन कर देते थे. अब साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं करूँगा. रात को 10:30-11 बजे आप सोने की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम ये फ़ोन आए, तो दैट स्ट्रेस यूज्ड टू बी देयर. पर्सनली या थिंग्स वर लाइक प्रीटी फाइन, क्योंकि क्या होता था, सैलरी 1 महीना नहीं आई, दूसरे महीने नहीं आई, तीसरे महीने सारा पैसा एक साथ आ गया. एंड जब ये स्वावलंबन स्कीम जब ये मोदी की आई, तब एकदम से 4,000 करोड़ प्लस आ गया, तो जो बोनसेस वगैरह थे वो भी आ गए. ऑल दैट मनी गॉट क्लियर्ड इन. उसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हाँ, स्ट्रेस ऑन द लाइक लोगों का it does not used to be there. यस, खाली पैसा का स्ट्रेस नहीं होता है. ये तो मैं अपना देखा हूँ कि मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो पॉइंट डिनाइंग दैट, एंड कैश फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, Very much. I'm not denying any of that, but there are multiple other stresses which come at leadership positions. There was also, तुम मेरे को बता रहा था कि जब वो इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर था, तब तुम्हारी तनख्वाह वो मालिक खा गया था या कुछ, तो उस टाइम पे So it happened in 2010.
I got married in December 2010. तो क्या हुआ था ना, अभी बहुत फनी इंसिडेंट था। मैं जब 2006 में जॉब ज्वाइन किया तो देयर वर लाइक 4-5 ऑफ अस फ्रेंड्स वर्क टुगेदर। तो सबका ना कंपैटिबल ऑल कंपैटिबल, सब सेम थे। तो सब फाइनेंसिंग में काम कर रहे थे। तो देन मैनेजमेंट सेड कि यार तुम सब एक ही लेवल पे काम कर रहे हो, तो हमारा पैसा तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। तो देन आई वाज़ बीइंग टोल्ड कि अच्छा तुम एक काम करो कि ज़रा दक्षिण भारत के दर्शन करके आओ। बैंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, क्लाइंट्स वहाँ से पकड़ो। वहाँ पे खूब अच्छा काम आया। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, वी थॉट ऑफ हैविंग अ ऑफिस देयर एंड आई वाज़ बीइंग टोल्ड कि भाई यू कंट्रोल द साउथ इंडियन ऑपरेशंस। तो ऐसा होता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर मंथ्स। हुँ। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली के घर का रेंट पे करता था, लेकिन 3-3 महीने तक मैं वापस नहीं आया। अच्छा। तो मैं हैदराबाद में होटल में रह रहा हूँ 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बैंगलोर में होटल में रह रहा हूँ, चेन्नई में कहीं रह रहा हूँ। तो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो देन आई थॉट कि यार बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया, या तो साउथ इंडिया में ऑपरेशन सेट कर लेते हैं, शादी करके वहीं बस जाते हैं। वो थोड़ा वर्कआउट हो नहीं रहा था। मैनेजमेंट बोला यार वन मैन शो नहीं हो पाएगा, टीम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यू सी हाउ यू वांट टू। देन आई सेड कि ठीक है, लेट्स मूव टू सम अदर कंट्री। तो मैं दूसरी बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म में गया। बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म्स नाम के लिए बहुत अच्छी लगती है, बट होती ये लाला कंपनीज़ ही हैं, परचून की दुकान की तरह होती है, जहाँ एक बंदा हेड होता है, 4 लोगों को एम्प्लॉय करता है, धंधा आ रहा है तो पैसा मिलेगा, नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ वहाँ पे, जॉइन किया, थोड़ा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस थे, उनको मेरा काम शायद थोड़ा समझ में शुरू में नहीं आया। बाद में मैं 1 डेढ़ करोड़ का रेवेन्यू उनको करके दिया, 3 महीने तक सैलरी ये लगा यार, मैं 1 डेढ़ करोड़ अगर मैं उनको कमा के दे रहा हूँ, मैं खुद का काम कर लेता तो 25-30 लाख तो आ ही जाते। तो दैट डज़न्ट मेक अ सेंस। एंड उस टाइम पे भी सैलरी इतनी नहीं थी यार, 10-12 लाख रुपए पर साल की सैलरी थी उस टाइम भी। तो देन आई थॉट कि भैया नहीं चलेगा, 3 महीने तक घर इतनी सेविंग्स थी कि घर चलाया। एंड बाय द टाइम वर्किंग फॉर अदर कंपनीज़, तो उस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को प्रेजेंटेशन दिया, उनको पसंद आ गया, तो बोले तू आ जा। तो मैंने कहा अभी ठीक है ना, 3 महीने का पैसा देना तो गया, हाँ, अच्छी कंपनी मिल गई तो लाइफ सेट हो ताकि ऑलमोस्ट हो भी गई, मतलब तुम उसके बाद से फिर तेरा करियर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टू बात डिफरेंट। चला गया। और ये 2 साल बाद में, जब सॉरी 2 साल पहले 2024 में जब ये पावर कंपनी वाला रैपअप हुआ, उसके बाद में तुमने वापस नौकरी करने की क्यों नहीं सोची कि यार पैसा हो गया, बैठ जाओ, एंड आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ दैट, या क्यों सर लगाना है? यार देखो, पैसे का ना कुछ लिमिट नहीं है यार। मतलब क्या बेस रखूँ? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। See, I have worked with people from all walks of life, all professions, all nationalities. When I worked in renewable energy company, हम लंदन में भी हमने लिस्ट कराया, डेट लिस्ट कराते थे, सिंगापुर से हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आते थे, तो सब लोगों से मिले। मतलब लोग, इंस्टीट्यूट्स, अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक इंडियन जेपी मॉर्गन का जो डायरेक्टर था, वो सिर्फ इसलिए कंपनी छोड़ के गया थी कि उसे एमडी नहीं बनाया। इसलिए नहीं कि उसे उसे पैसा मिला, इंक्रीमेंट मिला। अब इंक्रीमेंट भी उनको मिलता है, 10 करोड़ इंक्रीमेंट मिला, लेकिन उसको एमडी नहीं बनाया, तो वो दूसरी जगह चला गया, जहाँ उसको एमडी बना दिया गया। तो आई हैव सीन ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्या है ना कि रवि, आई फेल्ट कि यार इफ यू आर प्रोफेशनल, इट्स अ रैट रेस। आप पैसा बहुत कमा सकते हो, लेकिन आप लेगेसी नहीं बनाओगे। आपका आपके बच्चे जब चालू करेंगे ना, वो ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। या तो खुद का बिज़नेस चालू करेंगे या जॉब स्टार्ट करेंगे, तो ज़ीरो से ही करेंगे। आप बिज़नेस में ये सोच सकते हो, हाँ, मेरा बेटा मेरा बिज़नेस जॉइन करेगा। बट प्रोफ़ेशन में ये नहीं सोच सकते कि हाँ, भई मैं एमडी हूँ, तो मेरा बेटा मेरा पीएलएटी में उससे सीख के एमडी बन जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। तो लगा कि यार एक टाइम पे कंटेनमेंट ज़रूरी है। तो लगा कि अब हो गया, अगर लेगेसी बनानी है तो हम आगे बिज़नेस करेंगे, नहीं तो भैया ठीक है, बहुत है, घर पे बैठ के मस्ती मारेंगे। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज़ एपिसोड कि भाई पैसा-वैसा बना लिया है, तो रैट रेस से निकलो, घर पे बैठो, शांति मारो, या अगर लेगेसी-वेगेसी का काम कर सकते हो तो वो करो। सो थैंक यू आशिफ, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो। आई होप आप लोगों को आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली इन द फर्स्ट पार्ट। मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, कैसे 500 करोड़ का या 5000 करोड़ का लोन लिया जाता है। खैर, मैं तो फिलहाल 1 डेढ़ करोड़ का लोन खोज रहा हूँ घर के लिए, उसके लिए अगर कोई देख रहा हो, जुगाड़ बता सके तो बताना। 500 करोड़ का तो भैया बहुत दूर-दूर तक किसी लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें। आई डू अंडरस्टैंड कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी डिस्कस सम ऑफ द नॉन रेगुलर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी चीज़ आपको उसमें समझ में नहीं आई, प्लीज़ कमेंट, और मैं कोशिश करूँगा उन सब सवालों का जवाब देने की। थैंक यू।